नमस्कार, मैं हिमानी प्रिय और आप देख रहे हैं व्यूवा न्यूज। आज की बड़ी खबर चंडीगढ़ आयकर विभाग की उस बड़ी कार्रवाई से जुड़ी है जिसमें एक संगठित ऑनलाइन सट्टेबाजी सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ। इस खुलासे ने न सिर्फ चंडीगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर भी चौंका देने वाले सवाल खड़े कर दिए। कैसे इतने बड़े पैमाने पर सट्टेबाजी नेटवर्क ने काम किया, इसके पीछे कौन कौन जुड़े थे और ऐसे मामलों का असर आम लोगों खासकर युवाओं पर किस तरह होता है। इस रिपोर्ट में हम पूरे मामले की तह तक जाएंगे, शुरुआत से लेकर तकनीकी जांच, छापेमारी, बरामद सबूत, संभावित मनी लॉन्ड्रिंग के आयाम और आगे की कानूनी व सामाजिक पहलू तक सब कुछ आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यह केवल एक साधारण ऑनलाइन गेमिंग की खबर नहीं है। चंडीगढ़ आयकर विभाग ने जिस रैकेट का खुलासा किया वो दिखने में भले ही गेमिंग या मनोरंजन ऑनलाइन टिप्स जैसा दिखता हो, पर असल में ये एक बहुत संगठित और जालसाजी भरा नेटवर्क था। इस नेटवर्क के संचालन में मोबाइल ऐप, वेबसाइट, डिजिटल वॉलेट, बैंक ट्रांजैक्शंस और कुछ मामलों में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया गया। कोशिश रहती थी कि लेन देन को ऐसे रास्तों से गुजारा जाए जिससे पता ना चले और कस्टमर बेस बढ़ता रहे। आयकर विभाग के पास पहले से मिली शिकायतों और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर यह मामला उभर कर सामने आया। शुरुआती पड़ताल में ऐसे संकेत मिले कि पैसों का प्रभाव केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं था। डिमांड और प्रभाव की दिशा दिल्ली, मुंबई और कुछ विदेशी ठिकानों की ओर दिखाई दे रही थी। विभाग ने इस कारण केस को एक स्थानीय जांच से चुनकर टेक्निकल अथॉरिटीज तथा इंटेलिजेंस यूनिट के साथ जोड़कर चलाया। कई हफ्तों तक ट्रांजैक्शन पैटर्न, यूजर एक्टिविटी और फाइनेंशियल टेक फुटप्रिंट की निगरानी की गई। इस निगरानी के दौरान पूरे जाल की परतें खुलकर सामने आ गई। किन लोगों ने किस खाते के जरिए कितने रकम पास की, किन मोबाइल नंबरों और आईपी एड्रेस से लॉगिन किया गया और किस तरह की नकली कंपनियां और पे गेटवे इस पूरे नेटवर्क के पर्दा डालकर छुपाए हुए थे। तय समय पर एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। छापेमारी चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला और अन्य जुड़े हुए इलाके में हुई। टीमों ने कई स्थान पर रेड कर के भारी मात्रा में कैश, लैपटॉप, मोबाइल फोन, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और डिजिटल रिकॉर्ड बरामद किए। बरामद दस्तावेजों में कई तरह के चालानों, फर्जी कंपनी रजिस्ट्रेशंस और कागजात, बैंक स्टेटमेंट और उस वक्त के कई ट्रांजैक्शन लॉग मिले जो रैकेट के काम करने के तरीके को साफ दिखाता है। अधिकारियों ने बताया कि कई मामलों में यह रकम छोटे छोटे खातों के जरिए पास कर दी जाती ताकि बड़े पैमाने पर निगरानी से बचा जा सके। फिर इन छोटी राशियों को मिलाकर बड़ी संपत्ति के रूप में बाहर भेजा जाता था। जांच में ये भी बाहर आया कि सिंडिकेट शुरुआत में यूजर्स को छोटे छोटे दांव लगाकर अट्रैक्ट करता था। शुरुआत में यूजर्स को जिताकर भरोसा बनाया जाता जिससे वे बड़े दांव लगाने के लिए तैयार हो जाए। जीत और भरोसे के बाद धीरे धीरे यूजर्स को बड़े बड़े दांव के लिए बढ़ावा दिया जाता और तब पलटकर भारी नुकसान होता। यही टॉप अप आधारित और मनोवैज्ञानिक ट्रैप इस तरह के नेटवर्क का मुख्य हथियार होता। मोबाइल पर विज्ञापन, सोशल मीडिया प्रचार और अफवाहों भी यूजर्स को लुभाने में अहम भूमिका निभाती थी। विशेष तौर पर प्लान रूप से यह पाया गया कि इस रैकेट ने गेमिंग और मनोरंजन के नाम पर अपनी गतिविधियों को एक वैध आड़ दी। वेबसाइट और ऐप पर लॉगिन के बाद यूजर इंटरफेस ऐसा बना दिया जाता कि यूजर्स को ये लगे कि ये पूरी प्रक्रिया केवल खेल है। पर जैसे जैसे पैसे का प्रभाव बढ़ता, प्लेटफॉर्म के अंदर ही कुछ नियोजित नियम और ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट यूजर्स को नुकसान की ओर ले जाती। कई मामलों में ग्राहक डेटा का दुरुपयोग और निजी जानकारी का भी गलत इस्तेमाल हुआ। एक और गहरी समस्या जो सामने आई है वो ये है कि सिंडिकेट के पास मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत स्पष्ट थे। बरामद फाइनेंशियल रिकॉर्ड से ये पता चला कि बड़ी राशियां हवाला नेटवर्क, ऑफशोर अकाउंट और क्रिप्टो वैलेट्स के जरिए ट्रांसफर की जाती थी। कुछ मामलों में ये भी संकेत मिले कि इन पैसों को किसी तरह से फर्जी कारोबार के माध्यम से वाइट किया जा रहा था, यानी काले धन को कानूनी लेवल लाने की कोशिश की जा रही थी। आयकर विभाग इस दिशा में और भी गहन जांच कर रही है ताकि सोर्स से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक पूरा हिसाब निकाला जा सके। जांच के दौरान पूछताछ में यह भी सामने आया कि इस रैकेट में केवल कुछ सीधे ऑपरेटर ही शामिल नहीं थे, इसके इर्द गिर्द कई तरह की भूमिकाएं थी। टेक्निकल सपोर्ट टीम, मोनेटाइजेशन पार्टनर, पे गेटवे इंटीग्रेटर, कस्टमर हैंडलर और डेटा रिमूवर जो डेटा ट्रेल मिटाने का काम करते थे। कई बार स्थानीय एजेंट का नेटवर्क भी तैयार किया जाता था जो मामलों को जमीन पर हैंडल करते थे, यानी लोगों को ऐप तक पहुंचाते, पैसा का आदान प्रदान करते और फिर रिफंड, कैश आउट जैसी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते। इन एजेंट की रिस्की भूमिका ने पूरे सिंडिकेट को और भी फैला हुआ और पहचान से दूर बना दिया।
युवा और छात्र वर्ग का ये मामला विशेष चिंता का विषय है। हमारी जांच में ये बात बार बार सामने आई कि ज्यादातर फंसे हुए लोग 18 से 35 उम्र के बीच के थे, जिनमें छात्र, यंग प्रोफेशनल और घरेलू इकोनॉमी पर निर्भर लोग शामिल थे। मोबाइल और इंटरनेट की सिंप्लिसिटी ने इन्हें जल्दी इस जाल तक पहुंचा दिया। कई मामलों में युवा सोचते थे कि वे थोड़ा थोड़ा निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाएंगे, पर धीरे धीरे उनका लोन बढ़ गया, निजी बचत खत्म हो गई और कुछ मामलों में आत्महत्या जैसे गंभीर परिणाम भी रिपोर्ट किए गए। ये वजह है कि सामाजिक स्तर पर इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स पर रोक ठोक और पीपल अवेयरनेस की सख्त आवश्यकता है। कानूनी रूप में देखें तो ऑनलाइन सट्टेबाजी का मुद्दा अभी भी कई जगह ग्रे एरिया में पाया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में कानून और नियम अलग हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म की बढ़ती कॉम्प्लिकेशन ने पालन पोषण की जिम्मेदारी कॉम्प्लिकेट बना दी है। कई राज्यों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जबकि कुछ मामलों में इसे गेमिंग के नाम पर अलग तरीके से देख लिया जाता है। यही अनसर्टेनिटी अपराधियों को गलत हवा देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तो स्पष्ट राष्ट्रीय स्तर पर सख्त नियम होना चाहिए या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसे नेटवर्क्स को जड़ से पहचान हो सके। आयकर विभाग की इस ताज़ा कार्रवाई ने फिलहाल सिंडिकेट की रीढ़ को तोड़ दिया है, पर अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी भी जारी है और अधिक लोग ज्यादा बैंकिंग रिलेशन और विदेशी कनेक्शन सामने आ सकते हैं। गिरफ्तारी और हिरासत में ली गई पूछताछ से जुड़े कई सवाल हैं। किस हद तक स्थानीय व्यापारी और प्रभावशाली लोग शामिल हैं? क्या इसमें कोई सियासी या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी मददगार रही? और क्या इस पूरे दायरे में और भी बड़े पैमाने पर फंडिंग मिल रही थी? ये पहलू पर गहन छानबीन की जा रही है। इस तरह की स्कीम से बचने के लिए कुछ ठोस कदम जरूरी हैं। सबसे पहले आम लोग को जागरूक करना होगा, स्पेशली युवा वर्ग को ये समझने की आवश्यकता है कि जल्द अमीर बनना ऑफर अक्सर जाल होता है। किसी भी ऐप या वेबसाइट पर पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल या OTP साझा करने से पहले उसके वेरिफिकेशन पर ध्यान दें। दूसरी बात, डिजिटल प्लेटफॉर्म और वॉलेट्स का उपयोग करते समय हमेशा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करें और अनजान सोर्स से आने वाले लिंक पर क्लिक ना करें। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, माता पिता, शिक्षण स्थान और एम्प्लॉयर्स अवेयरनेस कैंपेन चलाएं ताकि लोग पहचान सके कि किस तरह के मार्केटिंग टेक्निक्स हैं जो हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। सरकार और रेगुलेटरी बॉडीज को भी कदम उठाने होंगे। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म और ऐप स्टोर्स को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी सस्पिशियस ऐप को होस्ट ना करें। बैंकिंग सेक्टर को ऐसे छोटे छोटे पैटर्न्स पर निगरानी बनाए रखनी चाहिए जिनमें लगातार छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस किसी बड़ी मनी मूवमेंट का हिस्सा बनते दिखें। साथ ही इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता है, क्योंकि पैसों का आउटफ्लो अक्सर लिमिटेशन के पार होता है। इसलिए फॉरेन फाइनेंशियल संस्थान के साथ कोऑर्डिनेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इम्पॉर्टेंट है। इस पूरे मामले से जुड़कर एक और पहलू नजर आता है, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल लिटरेसी। जैसे जैसे तकनीकी बढ़ती है, अपराधियों के पास भी नई तकनीकों का सहारा होता है। बोट्स, ऑटो स्क्रिप्ट, फेक यूजर प्रोफाइल और फिशिंग टेक्निक। इससे निपटने के लिए टेक्निकल नॉलेज बढ़ाने की जरूरत है, न केवल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में बल्कि आम नागरिकों में भी। स्कूल, कॉलेज में साइबर हेल्थ और फाइनेंशियल लिटरेसी का कोर्स का हिस्सा बनाया जाना चाहिए ताकि नई पीढ़ी जाल से बच सके। रिपोर्ट के अंत में ये कहना जरूरी है कि चंडीगढ़ आयकर विभाग की यह कार्रवाई न केवल इमीडिएट सक्सेस है, बल्कि ये चेतावनी संदेश भी है कि डिजिटल दुनिया में जो अवसर है वही खतरे भी सामने रूप से बाहर खड़े हैं। यह खुलासा हमें याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कितना वाइडली किया जा सकता है और कितने मेथड्स अपनाकर आम लोग को फंसाया जा सकता है। इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग इन चुनौतियों का उत्तर हो सकती है। अंत में हम उन सभी पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हैं जो किसी भी तरह से इस मामले में फंस गए हों। अगर आप या आपके जानने वाले ने किसी भी तरीके की इस गतिविधि का सामना किया है तो कंसर्न्ड अथॉरिटीज से संपर्क करें और आवश्यक सबूत बचा कर रखें, जैसे चैट्स, ट्रांजैक्शन रिसिप्ट्स और ऐप स्क्रीनशॉट्स, ताकि कानूनी प्रक्रिया से मदद मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए VUA न्यूज़ के साथ।